myself Mohit Bansal, Biology and Medicine videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स क्लास +1 बायोलॉजी के अंदर ऑफ योर CBSE बोर्ड हमारे पास 5th यूनिट चल रहा था, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट वन वाज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, सेकंड चैप्टर वाज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैंने हेडिंग नाम मेंशन नहीं किया है, दैट इज सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. नो डाउट आपसे पूछा जाए सर्कुलेशन कहते किसे हैं, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ समथिंग समवेयर, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन. लेकिन अगर बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपसे इसका लॉजिक पूछा जाए कि सर्कुलेशन करवाने की ज़रूरत ही क्या है, तो हमारे पास एक क्लियर कट फंडा होना ज़रूरी है कि सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या बनेगी. तो सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें 2 मेजर चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. फर्स्ट वन है सोर्स, सेकेंड है सिंक. तो ये सोर्स और सिंक होते क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर कहा जाए कि हमारे यहाँ पे शहर में, हमारा नायाब शहर है, हमारी जो सिटी है, यहाँ पे बिल्कुल सिटी सेंटर में एक खास चीज़ लगती है, दैट इज नोन एज फूड मार्केट, जिसे आप नॉर्मल भाषा में सब्जी मंडी कहते हैं. तो ये जो फूड मार्केट है, यहाँ पे रोज सुबह सब्जियाँ आती हैं जिन्हें परचेज करके आपके घर में लाया जाता है, और आपके घर के अंदर इन सब्जियों को मॉडिफाई किया जाता है बाय योर मदर और बाय योर फादर, व्हिचएवर इट इज. तो जब आप फूड को मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी किचन के अंदर, आप इस फूड की मॉडिफिकेशन, या मैं कहूँ सब्जियां पकाने का काम, सब्जी मंडी के अंदर नहीं कर सकते. वो जगह जहां से कोई चीज सिस्टम में एंट्री लेती है, दैट इज नोन एज सोर्स, और वो जगह जहां पे कोई चीज यूटिलाइज होती है, दैट इज नोन एज सिंक. जैसे फूड मार्केट के केस में ही देखा जाए, हमारे टाउन में फूड की एंट्री कहाँ पे है, फूड मार्केट यानी सब्जी मंडी में, लेकिन वहां पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं है. उस सब्जी को वहीं पे नहीं बनाया जाता है, उसे परचेज किया जाता है वहां से, फिर उसे उठा के लाया जाता है कहाँ पे, किचन के अंदर. क्योंकि जहां पे वो बिक रही है और जहां पे उसे बनाया जाना है या मॉडिफाई किया जाना है, उसकी सब्जी बननी है प्रॉपर, वो 2 अलग जगह है. एक सब्जी मंडी है और एक आपकी किचन है. अब किचन का काम सब्जी मंडी में नहीं हो सकता, सब्जी मंडी का काम किचन में नहीं हो सकता. ये थोड़ी ना सुबह सब्जियां बिकने के लिए आपकी किचन के अंदर आएंगी, इस तरीके से नहीं चलेगा. तो जिस जगह पे चीजें आई हैं और जहां पे उनसे काम लिया जा रहा है, ये 2 अलग जगह है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे कवर अप करने के लिए सब्जियों को फूड मार्केट से उठा के आपकी किचन के अंदर लेके आने को ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन कहा जाता है. तो ये काम करता कौन है? मोस्ट प्रोबेबली आजकल स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप ये काम कर रहे होंगे. अगर आपको आटा दाल भाव पता ही नहीं है, तो नो डाउट आपके फादर या मदर ये काम करते होंगे. तो जो सब्जी मंडी से या फूड मार्केट से फूड आइटम उठा के आपके घर तक लेके आए, वो ट्रांसपोर्ट मीडियम हो गया. जैसे कि ब्लड है, ब्लड क्या करता है, वो टारगेट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करा देता है मटेरियल को. वो सोर्स से मटेरियल को उठाता है और उसे सिंक के पास ले जाता है. तो मेरे पास 2 मेजर चीजें हुई, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. 2 मेजर चीजें हुई, एक हुआ सोर्स और दूसरा हुआ सिंक. व्हाट इज सोर्स? एक ऐसी जगह जहां पे पॉइंट ऑफ एंट्री है, किसमें, ब्लड के अंदर. ट्रांसपोर्ट मीडियम, जैसे आपके फादर मदर वो सामान को आपकी किचन तक ला रहे थे, दे सर्कुलेट द टारगेट स्ट्रक्चर. और सिंक क्या है? पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन, जहां पे उस चीज का यूज किया जा रहा है. यहां पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसे समझाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं एयर गैसेस की बात करूं, गैसेस जो कि जिनका सोर्स आपकी बॉडी में पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, ब्लड के अंदर मैं कह रहा हूं. यहां पे देखिए, एंट्री इनटू ब्लड. गैसेस ब्लड के अंदर कहां से आती हैं? एल्वलाई से. तो एल्वलाई सोर्स हो गया, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट कहां पे कराना है? किसी भी टारगेट सेल में. सपोज आपकी बात की जाए,
आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं कहूँ आपकी स्किन को, ब्रेन की बजाय ज्यादा बेटर एग्जाम्पल है आपकी स्किन का। आपकी स्किन की जो सेल्स हैं उन्हें जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की, एनर्जी बनाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, जैसे भी। अब आपकी स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के यानी कि गैसेस के, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी स्किन डायरेक्टली उस गैस को अब्सॉर्ब कर ले। रूट क्या बनेगा, पहले एयर आपके नीजल कैविटी में जाएगी, वहां से आपके लंग्स में जाएगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर वहां से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके आपकी स्किन तक जाएगी। तो ये सारा का सारा काम कराने का जो बीड़ा उठाया हुआ है वो ब्लड ने उठाया हुआ है। तो एल्वलाई सोर्स है जहां से ऑक्सीजन सिस्टम में एंट्री लेती है, ब्लड में एंट्री लेती है, और टारगेट सेल वो जगह है जहां पे उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। न्यूट्रिएंट की बात की जाए, आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट कहां डाले जाते हैं, जहां पे वो अब्सॉर्ब होते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट उठाए जाएंगे और वो टारगेट सेल तक लेके जाए जाएंगे जहां भी जरूरत है उसकी। हार्मोन्स की बात की जाए, आपने ग्लैंड्स पढ़े थे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब पिट्यूटरी की ही बात करते हैं, मान के चलिए पिट्यूटरी से सेक्सुअल हार्मोन रिलीज हुए, उन हार्मोन्स को टेस्टिस और ओवरीज तक पहुंचना है, तो क्या होगा, ग्लैंड सोर्स होगा जहां से हार्मोन रिलीज किया जाएगा ब्लड के अंदर। वो ब्लड पूरी बॉडी का चक्कर लगाएगा, वो जब टेस्टिस और ओवरीज में पहुंचेगा वहां की सेल्स के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स को रिलीज कर देगा। तो जहां पे वो यूज किए जा रहे हैं दैट इज नोन एज सिंक, जहां से वो रिलीज किए जा रहे हैं दैट इज नोन एज सोर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और इन दोनों को मीटअप कराने के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आई होप दिस इज फाइन। उसके बाद टू अचीव द मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक वी नीड अ ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होंगे जरा ये चेकआउट कर लेते हैं। पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैं बता गया कहां से कहां तक, स्मॉल इंटेस्टाइन से टारगेट सेल तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एल्वलाई से टारगेट सेल तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, अब आपका नाइट्रोजनस वेस्ट लिवर के अंदर तैयार होता है और उसे किडनी तक लेके जाना ब्लड का ही काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स लाइक लैक्टिक एसिड, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो बर्न होकर लैक्टिक एसिड बनता है। जो एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड है वो या तो मसल्स के अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है या उसे लिवर के अंदर भेज दिया जाता है ताकि उसका दोबारा ग्लाइकोजन बनाया जा सके। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड काम करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड्स टू द टारगेट सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी में एंट्री लेंगे और अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे टारगेट सेल तक। वाटर ट्रांसपोर्ट, आपकी बॉडी में वाटर की एंट्री फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से है। हीट ट्रांसपोर्ट, आपकी हर सेल कुछ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करती है आफ्टर रेस्पिरेशन। अब वो हीट से आपका ब्लड गर्म हो जाता है और जब वो पूरी बॉडी में घूमता है तो आपके वेरियस ऑर्गन्स का टेम्परेचर मेंटेन करवा देता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस थे एक सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अगर बात की जाए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हमारे अंदर दो मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स ये सारी चीजें होंगी, और एक है लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ दौड़ेगा। इसकी ज्यादा डिटेल हम आगे करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला, आपको एक मीडियम चाहिए, दूसरा आपको ट्यूब्स चाहिए जिसमें मीडियम को सर्कुलेट किया जा सके, और तीसरा आपको एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। मैं इसे कोरिलेट करता हूं एक पानी की टंकी से जो आपके घरों के अंदर लगी होती है। सपोज आपने पानी की एक नई टंकी बनवाई घर पे, और आपको क्या करना है, उसमें पानी पहुंचाना है। तो उसमें पानी पहुंचाने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत होगी? आपको एक मोटर की जरूरत होगी जो पानी खींच के इतनी हाइट तक पंप कर दे। आपको एक मोटर पंप चाहिए। दूसरा, उस पानी को वहां तक पहुंचाने में ये थोड़े ना कि वो थ्रो करेगा पानी को, आपके पास पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू टंकी तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो पंप का काम आपकी बॉडी में हार्ट कर रहा है और पाइप्स का काम आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स कर रही हैं। अब तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? आपके पास मोटर आ गई, पाइप आ गई, आपको पानी चाहिए जिसे आपने ट्रांसपोर्ट करना है। हमारी बॉडी में ये लिक्विड का काम जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है दैट इज नोन एज ब्लड। तो तीन चीजें हो गई, एक पंपिंग ऑर्गन दैट इज नोन एज हार्ट, ट्यूब्स टू सर्कुलेट जिसमें आती हैं ब्लड वेसल्स, और एक सर्कुलेटरी मीडियम जिसका नाम है ब्लड।
तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ब्लड की कंप्लीट प्रोफाइलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करने के बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर का नाम है फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी, या हम कहें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास टॉपिक है फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कितने तरह के फ्लूइड्स मिलते हैं, 3 नाम मेंशन किए गए हैं, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। हम आज इस वीडियो लेक्चर में ब्लड की प्रोफाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। नो डाउट एक बहुत ही वास्ट स्ट्रक्चर है। आपको 9th-10th में जब ये कराया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की ब्रीफिंग दे दी जाती है कंप्लीट ब्लड की। हम यहाँ पे एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर लेंगे सिर्फ ब्लड की प्रोफाइलिंग को कंप्लीट करने में। ओके, तो चलिए ब्लड को स्टार्ट करते हैं। ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है? ब्लड आप जानते हैं ब्लड वेसल्स में होता है, लिम्फ लिम्फैटिक वेसल्स में होता है, और जहां पे भी आपके सेल्स, टिश्यू वगैरह उनके बीच में जो थोड़ा बहुत लिक्विड दौड़ता रहता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब इन फ्लूइड्स में से मैं डिटेल में करना स्टार्ट करूंगा ब्लड को। ब्लड जिसकी स्टडी को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए टर्म्स बना दी हैं, डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें नोट डाउन करते जाइएगा। ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। पहली बात, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हेमोपोइसिस। हेमो वर्ड समझ के ये मत लिख दीजिएगा ये हेमोग्लोबिन के बनने का प्रोसेस है। हेमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? बोन मैरो। आपके बोन मैरोज के अंदर, क्योंकि जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद में बोन मैरो के जिम्मे ही ये सारा काम होता है। उससे पहले कौन करता है वो आगे डिटेल है हमारे पास अगले फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज बोन मैरो। ब्लड की जो भी सेल्स हैं वो सारी की सारी बोन मैरो में बनाई जाएंगी। ओके, इसकी पीएच देखी जाए, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, 7.4 है। इसका अगर वेट देखा जाए, हमारा टोटल बॉडी वेट है उसका 7 to 8% ब्लड का वेट होता है। जैसे एक एवरेज इंडिविजुअल की बात की जाए जो कि 70 kgs के करीब का है, तो उसके अंदर बाय वेट ब्लड कितना होगा? 5 किलोग्राम्स, 5 to 5.5 किलोग्राम्स। क्योंकि अगर आपका टोटल वजन 70 किलोज है, उसका 7 to 8% हमारे पास 5 to 5.5 किलोग्राम्स हो जाएगा। बाय वॉल्यूम ये उतना ही आ गया वॉल्यूम हमारे पास। 5 to 6 लीटर्स है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर्स है। फीमेल्स के अंदर कम क्यों है कंपैरेटिवली? क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलने के कारण हर मंथ में काफी ब्लड लॉस होता है। तो कंपैरिजन में अगर देखा जाए थोड़ा बहुत ब्लड फीमेल्स के अंदर जनरली कम ही रहता है। तो आगे एक 3 स्टार स्टेटमेंट है। 3 स्टार स्टेटमेंट का मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा आपके क्लास के क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्स के अंदर, फाइनल एग्जाम्स के अंदर। व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? बिकॉज सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। एक आरबीसी से डिवाइड होके 2 आरबीसी नहीं बन सकते, एक डब्ल्यूबीसी से 2 डब्ल्यूबीसी नहीं बन सकते हैं। तो एक कनेक्टिव टिश्यू होने की क्या क्या कंडीशन होती है? अभी अगर आप कनेक्टिव टिश्यू का चैप्टर पढ़ें, यानी हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो हमें बताया जाता है एक कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सी? एक कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए। मैट्रिक्स मतलब लिक्विड की बात हो रही है। उसके अंदर सेल्स जरूर होनी चाहिए। सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो तो चलो हमारे ब्लड में भी है। मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा की बात हो रही है, वो भी हमारे ब्लड में है। तीसरी चीज, फाइबर्स होने बहुत जरूरी है। एक कनेक्टिव टिश्यू में उस कनेक्टिव टिश्यू की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, या मैं कहूँ कि ये एक टिश्यू है जो खुद को ये चाहता है कि उसे एक कनेक्टिव टिश्यू माना जाए, उसे 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। उसके पास मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके पास सेल्स होनी चाहिए और उसके पास फाइबर्स होने चाहिए। ब्लड के पास मैट्रिक्स और सेल्स तो हैं, लेकिन ब्लड के पास फाइबर्स नहीं है। ओके, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। और ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, यही आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी है।
लेकिन अगर ये 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आपके पास कम से कम 3 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, तो मैं 3 पॉइंट्स बना रहा हूं। ब्लड की सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती है, ये बोन मैरो के अंदर मदर सेल से बन के आती हैं। दूसरा, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, 3 में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सेल्स और मैट्रिक्स तो होगा लेकिन फाइबर्स नहीं होंगे। तीसरा, मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ब्लड की सेल्स खुद मैट्रिक्स नहीं बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स खुद अपना मैट्रिक्स बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बोन्स की, तो बोन में ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होती हैं जो अपना खुद का मैट्रिक्स बना लेती हैं। कार्टिलेज की सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट अपना खुद का मैट्रिक्स बना लेती हैं, लेकिन ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अपना मैट्रिक्स नहीं बना पाती। मैट्रिक्स के लिए टोटल डिपेंडेंस जो है वो लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे रहती है। लिम्फॉइड ऑर्गन कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे पास स्प्लीन हो गया, जैसे कि माल्ट हो गया, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गए, ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। तो अगर ब्लड की कॉम्पोजिशन को चेक किया जाए, ब्लड में लिक्विड पोर्शन यानी कि प्लाज्मा होता है 55%। अगर मैं 100% ब्लड लूं तो उसमें 55% जो हिस्सा है वो लिक्विड पोर्शन होगा यानी कि प्लाज्मा होगा, और जो बाकी 45% है वो ब्लड की कार्पसल्स होंगी। कार्पसल्स यानी सेल्स, तो ये सेल्यूलर पोर्शन होगा। ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, लिक्विड पोर्शन और सेल्यूलर पोर्शन। लिक्विड पोर्शन जिसमें प्लाज्मा है 55%, और सेल्यूलर पोर्शन जिसमें ब्लड कार्पसल्स है जो कि 45% है। अगर प्लाज्मा की डिटेल की जाए, क्योंकि सेल्यूलर पोर्शन बहुत डिटेल निकल जाएगी, तो मैं आपको पहले प्लाज्मा वाला कंपोनेंट करवा रहा हूं। प्लाज्मा, इट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। इट्स कलर इज येलो। प्लाज्मा का कलर हमेशा येलो होता है। इसकी वजह आपको बताया हुआ है, लिवर के अंदर से जब ब्लड होके गुजरता है तो एक बाइल पिगमेंट एंट्री कर जाता है उसके अंदर, नाम है बिलिरुबिन। इसे एक और नाम दिया जाता है, एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको ये टर्म दे दी जाए, नाम है यूरोबिलिनोजन। बात एक ही है, चाहे आप उसे यूरोबिलिनोजन कहिए, चाहे आप उसे बिलिरुबिन कहिए, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो अगर सिर्फ प्लाज्मा को देखा जाए, 100% प्लाज्मा, अभी एक बार के लिए मैं इस पोर्शन को भूल जाता हूं, अगर मैं मानूं मेरे पास सिर्फ प्लाज्मा है 100% प्लाज्मा, तो उसमें से 90 to 92% पोर्शन जो है वो वाटर का होता है। बाकी बचा हुआ 8 to 10% सॉलिड्स होते हैं, जिसमें 7 to 9% ऑर्गेनिक पार्ट होता है, यानी प्रोटीन्स हो जाएंगे, शुगर्स वगैरह हो जाएंगे, और 1 to 2% इनऑर्गेनिक हिस्सा है जिसमें मिनरल्स और आयंस वगैरह हो जाएंगे। ओके, तो जरा इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। ये रहा ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। अगर ऑर्गेनिक पार्ट को ध्यान से देखा जाए, इसमें मेजर आते हैं प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक पार्ट में मेजर आते हैं प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्युलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। अब इनमें से आपने कौन से सुन रखे होंगे? अपने प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन सुन रखा होगा, कारण आपको 10th क्लास के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करवाया जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक पार्ट है, मैं डिटेल स्टार्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले एल्ब्यूमिन, एमसीक्यू का, डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, आपको एमसीक्यू में ये चारों ऑप्शन दिए गए होंगे और इनमें से आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा, और वो एक ऑप्शन कौन सा होगा? एल्ब्यूमिन, दैट इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। इसका काम ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है ब्लड का। इसका फायदा फिल्टरेशन, किडनी के अंदर जब ब्लड की फिल्टरेशन होती है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस पे बेस्ड होती है। ब्लड का जो प्रेशर होता है दैट इज राउंड अबाउट 60, और जो किडनी का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है 50। तो लिक्विड कहाँ से कहाँ फिल्टर होगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज ब्लड विच इज एट 60 टू किडनी विच इज एट 50। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने का काम है एल्ब्यूमिन का। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? लिवर में। अब देखिए, प्लाज्मा मैट्रिक्स, और मैंने कहा था मैट्रिक्स लिवर में से आएगा, तो प्लाज्मा का पहला कंपोनेंट एल्ब्यूमिन लिवर में से आ रहा है। नेक्स्ट आता है ग्लोब्युलिन। इसकी हाफ कंसंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन और
ग्लोब्यूलिन की रेशियो कंपेयर की जाए तो ग्लोब्यूलिन टू एल्ब्यूमिन इज 2:1। ग्लोब्यूलिन 2 यूनिट्स में होता है तो एल्ब्यूमिन 1 यूनिट में होता है। तो एल्ब्यूमिन के मुकाबले ग्लोब्यूलिन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज हाफ। ओके, एल्ब्यूमिन इज 2 एंड ग्लोब्यूलिन इज 1। नेक्स्ट, हाफ कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट्स द सब्सटेंसेस। ये चीजों का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एक कैरियर प्रोटीन की तरह। ये एक और मेजर काम करता है, यही इसका मेन काम भी है, ये एंटीबॉडी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंटीबॉडीज को आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। आईजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन के बने हुए होते हैं और ये इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। ये जो ग्लोब्यूलिन है इनके 3 टाइप्स होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए, थ्योरी में जरूरी नहीं होता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन जो लिवर में से आता है, बीटा ग्लोब्यूलिन ये भी लिवर में से आता है, गामा ग्लोब्यूलिन जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि स्प्लीन वगैरह से आता है या लिम्फोसाइट्स वगैरह से आता है। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, गामा ग्लोब्यूलिन ये एंटीबॉडी बनाता है 5 तरह की, आईजीएम, आईजीए, आईजीजी और ये सबसे ज्यादा होती है आईजीजी, सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी आपकी बॉडी में, आईजीई एंड आईजीडी, इसे मैगिड कहा जाता है। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन की बात की जाए, ये क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये तो आपको पता है, और ये लिवर में से बन के आता है। फाइब्रिनोजन की अगर बात की जाए तो ये भी क्लॉटिंग में यूज होता है, ये भी लिवर में से बन के आता है। और एक और एमसीक्यू आपके लिए रेडी है, इट इज लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, फाइब्रिनोजन इज लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। अगर इनऑर्गेनिक पार्ट की बात की जाए तो सॉल्ट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस, हीट, एंजाइम्स, एंजाइम नो डाउट ऑर्गेनिक पार्ट में आएगा, इधर मेंशन कर दिया है, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, मेडिसिन हो गया और नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इनऑर्गेनिक पार्ट बनाती हैं एक्सक्लूडिंग द एंजाइम्स। एंजाइम एक्सक्लूड कर दीजिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक पार्ट का हिस्सा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।